Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of drugs used in hypertension. तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 ड्रग्स यूज इन हाइपरटेंशन। ठीक हो गया। अब हाइपरटेंशन के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल होती है। पहली बात आपको पता होना चाहिए हाइपरटेंशन होता है क्या। हाइपरटेंशन का मतलब होता है परसिस्टेंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर अबव नॉर्मल रेंज। तो आपको नॉर्मल रेंज वाली वैल्यू भी पता होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज कितनी होती है। ठीक हो गया। तो जो हाइपरटेंशन है उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स होती है। तो जो फर्स्ट लाइन हाइपरटेंसिव होती है तो वो 3 होती है। ठीक हो गया। थायरोजाइड डायूरेटिक्स होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होती है और तीसरा होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। मिसाल के तौर पर जिसमें हाइपरटेंशन प्रूव हो गई है तो उसके अंदर सबसे पहले इन्हीं 3 ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद हम दूसरी ड्रग्स का यूज़ करते होते हैं। इसमें पहले मोनोथेरेपी भी कर सकते हैं, पॉलीथेरेपी भी कर सकते हैं, यानी मोनोफार्मेसी या पॉलीफार्मेसी। मोनोफार्मेसी का मतलब है सिंगल ड्रग से स्टार्ट करेंगे, पॉलीफार्मेसी का मतलब मल्टीपल ड्रग इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ साथ जो हाइपरटेंशन होती है इसमें ना सिर्फ ड्रग्स यूज़ करते हैं बल्कि इसके अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी करते हैं। मतलब दवाइयों के अलावा जो दूसरी चीज़ें होती है वो भी करते हैं। फॉर एग्जांपल उस बंदे को कहते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, डाइट का ख्याल रखें, डाइट में थोड़ी चेंजेस करें, सैचुरेटेड फैटी एसिड का इस्तेमाल कम से कम करें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्पेसिफिकली जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें डाइट के अंदर। तो ये भी कहते हैं। अब जो ड्रग्स यूज़ होती है हाइपरटेंशन के अंदर उनका 3 मकसद होता है। पहला कि टीपीआर को कम कर देना। टीपीआर होता क्या है? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। जो डायरेक्ट बीपी को डिटरमिन करती है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और ये होती है असल में आर्ट्रियोल की वजह से होती है। ठीक हो गया, आर्ट्रियोल की वजह से। ठीक है। तो जो ड्रग्स होती है उन्होंने क्या करना है, टीपीआर को कम कर देना है। दूसरी कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिन्होंने हार्ट की जो कार्डिक आउटपुट को कम कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। और तीसरी कुछ ऐसी होती है जिन्होंने ब्लड वॉल्यूम को कम कर देना है। ठीक हो गया। स्पेसिफिकली ऐसा ब्लड वॉल्यूम जो वेन के जरिए हार्ट के पास आ रहा है। ठीक हो गया। तो यानी वीनो डायलेशन करवा देनी है। अब इन तीनों की वजह से क्या होगा, बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बीपी क्या कम हो जाएगा, इसी तरह जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो डाययूरेटिक्स भी कम करा देती है। अब जो ब्लड वॉल्यूम या कार्डिक आउटपुट या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इसकी वजह से बीपी ड्रॉप हो गया। तो बीपी के ड्रॉप होने की वजह से 2 कंपनसेटरी मैकेनिज्म देखने को मिलती है। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म होता है वो होता है हमारा होता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, उसकी वजह से रिफ्लेक्स टकीकार्डिया हो सकता है। और दूसरी तरफ जो इसकी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ हमारा जो होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो उसकी वजह से हमें एडीमा देखने को मिलेगा। तो रिफ्लेक्स टकीकार्डिया और एडीमा, इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या देते हो, हाइपरटेंशन में बीटा ब्लॉकर दोगे जिन्होंने यहाँ पे टकीकार्डिया को मिनिमाइज कर देना है, और दूसरी तरफ आप एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हो जिन्होंने एडीमा को मिनिमाइज कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको ड्रग्स यूज इन हाइपरटेंशन नजर आ रही होगी। तो 5 क्लासेस नजर आ रही होगी आपको, बल्कि 4 क्लासेस हम कह लेते हैं। एक है डायूरेटिक्स, एक है सिम्पैथोप्लेजिक्स है, एक है वेजोडाइलेटर्स है, इसके बाद है एंजियोटेंसिन रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जितना को हम हाइपरटेंशन कह सके। ठीक हो गया। आपको पता है कि जो ब्लड प्रेशर 2 तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। आम ज़माने में इसको बोलते हैं ऊपर वाला प्रेशर, नीचे वाला प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर है अगर वो 120 से ज़्यादा हो, ठीक है, 120 से ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन 130 से नीचे हो तो इसको क्या बोलते हैं, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। इसको हाइपरटेंशन के अंदर नहीं कहते। लेकिन अगर प्रेशर 130 से ज़्यादा हो, 140 से कम हो तो उसको बोलते हैं स्टेज 1। जबकि सिस्टोलिक प्रेशर अगर क्या हो, 140 या 140 से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं स्टेज 2। मतलब जो 140 से तक या 140 से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं स्टेज 2। 130 से 140 तक तो उसको स्टेज 1 है, और 120 से 130 तक तो ये होगा हमारा एलिवेटेड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर 120 से 130 है, 130, 130 से 140 और 140 से अबव। ठीक हो गया। 140 के बराबर भी पैसे हैं तो उसको बोलते हैं स्टेज 2, स्टेज 1 और इसके साथ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि जो स्टेज 1 है वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन होती है, स्टेज 2 और स्टेज 2 हाइपरटेंशन होती है। तो इनकी वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है या दूसरे के लिए हाइपरटेंशन की वजह से थीरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाती है, स्ट्रोक होना शुरू हो जाता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम ड्रग्स देते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखा होगा कि जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, जो ड्रग्स होती है हाइपरटेंशन की, वो ऐसी ड्रग्स को इस्तेमाल करना चाहिए ना जो उनको आप इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें, इसके साथ साथ इनके एडवर्स इफेक्ट भी कम से कम हो। ठीक हो गया। अब जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है वो एक क्लिनिकल इंडिकेशन को अंडरलाइन करती है। पहला ये है कि उन्होंने डिजीज़ को ट्रीट करना है, उन्होंने सिंगल रिसेप्टर को
टारगेट नहीं करना, ठीक हो गया। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, 4 क्लास की ड्रग्स आती है। पहली थी हमारी डायूरेसिस वाली डायूरेटिक्स है, दूसरी सिम्पैथोप्लेजिया जिन्होंने हमारे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देना है। वेजोडाइलेशन वाली ड्रग्स हैं जिन्होंने हमारे आर्टरियोल्स पे जाके काम करना है, वेरियोल्स पे जाके काम करना है। और लास्ट है एंटागोनिज्म ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब जो डायूरेटिक्स है, डायूरेटिक्स में भी जो इस्तेमाल होती है थायरोजाइड होती है और फ्यूरिसिमाइड होती है। डिफरेंट हाइपरटेंशन के अंदर डिफरेंट यूज़ होती है। सिम्पैथोप्लेजिक यानी जिन्होंने सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक कर देना है, तो वो आगे ये भी कर सकती है कि सीएनएस के सिम्पैथेटिक आउटफ्लो को ब्लॉक कर दे सकती है, कि मतलब जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की डिस्चार्ज को ब्लॉक कर सकती है। उसकी एग्जांपल है क्लोनिडीन है। गैंग्लिया को कर सकती है, हेक्सामिथोनियम होता है। इसके बाद जो उसके नर्व टर्मिनल्स होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक जो नर्व टर्मिनल्स होते हैं, वहाँ पर ग्वानिथिडीन और रिजर्पिन जाके काम करती है, उसको रिलीज को ब्लॉक कर देती है। इसके साथ साथ जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे उनको ब्लॉक करने के लिए, जैसे अल्फा के लिए प्राजोसिन है और बीटा के लिए प्रोपेनोलोल है। वेजोडाइलेटर कौन कौन सी इस्तेमाल होती है, वेजोडाइलेटर इस्तेमाल होती है हमारी कौन कौन सी, एक होते हैं ओरल वेजोडाइलेटर, एक होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक होती है वेजो पारेंटिरल वेजोडाइलेटर। जो ओरल वेजोडाइलेटर होते हैं वो हाइड्रोलिजीन होते हैं, हाइड्रोलिजीन है जो कि पारेंटिरल जो वीनस सिस्टम के लिए दी जाती है, ठीक है, या ओरल सर्कुलेशन को क्या करिए, ओरल सर्कुलेशन को हटा के, तो उसको बोलते हैं नाइट्रोप्रोसाइड। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आती है निफेडिपिन, निफेडिपिन, ठीक हो गया। तो ये ओरल, ओल्डर, ओरल, पारेंटिरल और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमने 1 बाय 1 पढ़ना है। इसके बाद है एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के एंटागोनिस्ट। तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट होते हैं, वो भी 3 तरह के होते हैं। किसी ने रेनिन को इनहिबिट कर देना, एलिस्केरिन, किसी ने एस इनहिबिटर को ब्लॉक, एस इनहिबिटर के तौर पे काम आएगी तो वो बोलेगी कैप्टोप्रिल, और कुछ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी तो उनको बोलेंगे लोसार्टिन, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब 1 बाय 1 इस चैप्टर के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है। तो पहला जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स बताया था पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या है, शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो इसमें क्या होती है, इसमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है कैरोटिड साइनस और एओर्टा से, जहाँ पे आपको बैरोरिसेप्टर देखने को मिलते हैं। फिर वहाँ से जाती है वेजोमोटर सेंटर के पास और आउटपुट जाती है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व के जरिए। अगर ब्लड प्रेशर को कम करना हो तो पैरासिम्पैथेटिक, अगर बढ़ाना हो तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स तो ये इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक हो गया। दूसरा हमने पढ़ना है कैटेकोल रीअपटेक पंप, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल एक होता है पंप जिसको बोलते हैं नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, जिसका मेन फंक्शन ये है कि अगर नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है तो उसको वापस क्या करना है, रिसाइकिल कर लेना, रीयूज़ करने के लिए पंप होता है। लेकिन अगर हमने इस पंप को ब्लॉक कर दिया तो फिर क्या होगा, नोरेपिनेफ्रिन रिलीज नहीं हो पाएगा, नोरेपिनेफ्रिन रिसाइकिल नहीं हो सकेगा। जिस तरह अगर आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा नेट नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, जिसने नोरेपिनेफ्रिन की रीअपटेक कर लेनी है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है कोकेन की, ठीक है, या टीसीए। क्या है टीसीए, क्या क्या मतलब है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती है। जबकि ग्वानिथिडीन और जो रिजर्पिन होती है, जो रिजर्पिन है इसे रिलीज को ब्लॉक कर देना है, ठीक है, सॉरी रिजर्पिन ने क्या कर देना, इसकी स्टोरेज को ब्लॉक कर देना, ठीक है, और ग्वानिथिडीन ने क्या कर देना, इसकी रिलीज को ब्लॉक कर देना। तो इस तरह से कैटेकोल रीअपटेक पंप काम करता है। जो रिजर्पिन था इसने स्टोरेज को, ग्वानिथिडीन ने रिलीज को ब्लॉक कर देना था। अब इसके बाद है कैटेकोलामीन वेजिकल पंप। अब कैटेकोलामीन वेजिकल पंप क्या है, एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर होता है, इसको आप कह सकते हो स्टोरेज वेजिकल ट्रांसपोर्टर, जिसका मेन फंक्शन है कैटेकोलामीन को पंप करना, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से स्टोरेज वेजिकल के अंदर। ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ पर एक पंप नजर आ रहा होगा VMAT, जिसे को रिजर्पिन ने ब्लॉक करना है, वेजिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर। तो इसी को रिजर्पिन ने ब्लॉक करना है, जबकि टायरोसिन ने क्या करना है, टायरोसिन को डोपामिन के कन्वर्ट नहीं करने देना, ठीक हो गया। इस तरह से जाके काम करती है। इसी तरह जो बॉचुलिनम होता है वो बिल्कुल वही काम करता है जो इस साइड के ऊपर ग्वानिथिडीन कर रही थी। विजामिकोल ने बिल्कुल वही काम करना है जो इस साइड पर रिजर्पिन कर रही थी, ठीक हो गया। और इसके साथ हेमिकोलिनियम है, इसने सबसे पहले स्टेप को ब्लॉक कर देना, ठीक है, कोलिन की ट्रांसपोर्ट को, जिसको आप कह सकते हो रेट लिमिटिंग स्टेप वगैरह, ठीक है, हेमिकोलिनियम, जबकि यहाँ पे मिटायरोसिन था। तो इस तरह से आपने दोनों को देख लेना। तो कैटेकोलामीन वेजिकल पंप क्या होता है, एक ऐसा पंप है जो कैटेकोलामीन को ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म से उसके स्टोरेज वेजिकल के अंदर, इस तरह वेजिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर या वेजिकुलर अमीन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इसके बाद है एंड ऑर्गन डैमेज। एंड ऑर्गन डैमेज बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गन को जो सप्लाई जा रही है, आर्टिकल सप्लाई हो रही है, वो एंड ऑर्गन है, मतलब वो इतनी ज़्यादा कोलैटरल सर्कुलेशन नहीं बनाती, वो इतनी ज़्यादा ऑस्मोसिस नहीं बनाती, और वो अपने ही से पार्ट को सप्लाई करती है, किसी और पार्ट को सप्लाई नहीं करती। तो वैस्कुलर डैमेज अगर हार्ट के अंदर हो, किडनी
के अंदर हो, रेटिना के अंदर हो, ब्रेन के अंदर हो, जिसकी वजह से इनकी परफ्यूजन काफ़ी कम हो जाए, शॉक हो जाए, तो उसको बोलते हैं एंड ऑर्गन डैमेज। ठीक हो गया। इसके बाद है इसेंशियल हाइपरटेंशन है। इसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब है ऐसी हाइपरटेंशन जिसकी टियोलॉजी आपको नहीं पता, तो उसको बोलते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक हो गया। जो मोर देन 90% केसेस के में जो हाइपरटेंशन होती है वो इसेंशियल हाइपरटेंशन होती है। ठीक हो गया। और जो दूसरी हाइपरटेंशन है वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो किसी न किसी डिजीज़ की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल एओर्टा की कॉर्क्शन की वजह से हो सकती है, या फिर रीनल आर्टरी के स्टेनोसिस की वजह से हो सकती है, जो हमने पढ़ा था 1 किडनी गोल ब्लड हाइपरटेंशन, 2 किडनी गोल ब्लड हाइपरटेंशन या एड्रीनल ट्यूबर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से हो सकती है, एओर्टा की कॉर्क्शन की वजह से हो सकती है, रीनल वास्कुलर डिजीज़ की वजह से हो सकती है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के ट्यूमर की वजह से हो सकती है। ठीक हो गया। ये होती है। जबकि बाकी जो केसेस होते हैं हाइपरटेंशन के वो इडियोपैथिक होते हैं, जिनका आपको इटियोलॉजी नहीं पता होता, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन। जो हमारा सेकेंडरी था उसमें क्या था, अंडरलाइंग कॉज को ठीक कर दो, लेकिन जो इडियोपैथिक था, इडियोपैथिक के अंदर हम आर्टीरियल प्रेशर को डिटरमिन करते होते हैं। ठीक है, यानी हम आर्टीरियल प्रेशर को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। कैसे कि हम ब्लड वॉल्यूम को कम करेंगे डायूरेटिक्स के जरिए, सिंपैथेटिक इफेक्ट को कम से कम करेंगे, वैस्कुलर स्मूथ मसल की टेंशन को कम कर देंगे, और एंजियोटेंसिन वगैरह की हम ब्लॉकर्स ढूंढेंगे। लेकिन जब भी हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए ड्रग इस्तेमाल करते हैं, तो हाइपरटेंशन की जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर तो ड्रॉप हो जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर के कम होने की वजह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है, जैसे कंपनसेटरी इंक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो और कंपनसेटरी इंक्रीज रेनिन सेक्रेशन, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया, दूसरी तरफ साल्ट और वाटर रिटेंशन थी। अब टैकीकार्डिया को ब्लॉक करना हाइपरटेंशन के लिए तो बीटा ब्लॉकर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर साल्ट और वाटर रिटेंशन होती है, एडीमा होता है, तो हमें डायूरेटिक्स और एस इनहिबिटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक हो गया। वरना अगर ये यूज़ ना किया तो वापस ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कंपनसेटरी इंक्रीज या कंपनसेटरी रिस्पॉन्स, तो हमने कहा था कि चार टाइप की ड्रग्स होती है, डायूरेटिक्स होती है, सिम्पैथोप्लेजिक्स होती है, वेजोडाइलेटर्स होती हैं, और एंजियोटेंसिन रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एंटागोनिस्ट होते हैं। तो डायूरेटिक थायोजाइड और लूप डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का कोई कंपनसेटरी रिस्पॉन्स नहीं होता। दूसरी तरफ एंजियोटेंसिन के जो ब्लॉकर्स होते हैं उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, बाकी इसका कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सिम्पैथोप्लेजिक में सेंट्रली एक्टिंग वाली क्लोनिडीन और मिथाइल टोपा, इसके वजह से एडीमा, साल्ट और वाटर रिटेंशन होगी, तो हमें सिम्पैथोप्लेजिक को यूज़ करना पड़ेगा डायूरेटिक के साथ या एस इनहिबिटर के साथ। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो डायूरेटिक्स और एस इनहिबिटर है इनका मिनिमल होती है, मिनिमल कंपनसेटरी रिस्पॉन्स, क्योंकि खुद ये साल्ट और वाटर रिटेंशन को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और दूसरी तरफ बीटा ब्लॉकर, इसका भी मिनिमल है। मतलब अगर आप कुछ दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो बीटा ब्लॉकर के अलावा, डायूरेटिक्स के अलावा, एस इनहिबिटर के अलावा कोई और दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो, तो उनमें कोई ना कोई कंपनसेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन बीटा ब्लॉकर में, डायूरेटिक्स में और जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में, इसमें कोई ऐसा कंपनसेटरी रिस्पॉन्स नहीं होता। अब जो सिम्पैथोप्लेजिक है इनमें क्या कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होगा, जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया तो ये वाला सिस्टम ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, तो साल्ट और वाटर रिटेंशन देखने को मिलेगी। ठीक है, साल्ट और वाटर रिटेंशन देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो अल्फा 1 ब्लॉकर है तो वहाँ पर आपको टैकीकार्डिया भी देखने को मिल सकता होता है। ठीक हो गया। इसके बाद है वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर में कौन कौन सी आती है, एक हाइड्रोलेजिन है, हाइड्रोलेजिन को हमने बोला था ओल्डर ओरल, ठीक है, पुरानी है, और ओरल वेजोडाइलेटर है, तो ये साल्ट और वाटर रिटेंशन करवा देती है, और मॉडरेट टैकीकार्डिया, जबकि स्लाइट टैकीकार्डिया था। जब मिनी ऑक्सीडल थी ये साल्ट और वाटर की रिटेंशन बहुत ज़्यादा करवा देती है, और उसके साथ साथ टैकीकार्डिया भी बहुत ज़्यादा करवा देती है। तो जब मिनी ऑक्सीडल था वो हाइड्रोलेजिन के साथ ही आता होता है। ठीक है, हाइड्रोलेजिन और मिनी ऑक्सीडल। ठीक है, इसके साथ हम कहाँ पे थे, हम इस पे थे निफेडिपिन और दूसरे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इन्होंने ना होने के बराबर साल्ट और वाटर रिटेंशन करानी है। नाइट्रोप्रोसाइड और फिनोल्डोपाम, इन्होंने भी साल्ट और वाटर की रिटेंशन करवानी होती है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आपने पढ़ लेना है। तो आपको एक बात समझ आ गई, डायूरेटिक्स हैं, एस इनहिबिटर्स हो गया, और इसके साथ साथ कौन सी आ जाती है, इसके साथ साथ आ जाता है हमारे बीटा ब्लॉकर, इनका मिनिमल इफेक्ट होता है। इसके साथ साथ विरापेमिड और डेल्टियाजिम, इनका नहीं लिखा हुआ, जो विरापेमिड और डेल्टियाजिम होता है उन्होंने ब्रैडीकार्डिया करवा देना होता है। अब जो विरापेमिड और डेल्टियाजिम है किस तरह से काम करती है, ये कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर होती है विरापेमिड और डेल्टियाजिम, लेकिन हार्ट के ऊपर ज़्यादा काम करते होती है। जबकि डाईहाइड्रोपिरामिडिन जिसके अंदर नेफेडिपिन आती है उनका वैसल्स के ऊपर ज़्यादा एक्शन होता है। ठीक हो गया। जबकि नाइट्रोप्रोसाइड और हाइड्रोलेजिन ये किसमें आती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो नाइट्रोप्रोसाइड है ये पार एंटीरल है, जबकि हाइड्रोलेजिन है ये ओरल होता है। हाइपरपोलराइजेशन के लिए मिनी ऑक्सीडेल होती है और डाइजॉक्साइड होती है। ठीक है, डाइजॉक्साइड होती है। जबकि डोपामीन रिसेप्टर के एगोनिस्ट होती है फिनोल्डोपाम। अब हमने 1 बाय 1 स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। लेकिन हम अभी तक हम इस चीज़ को पढ़ रहे थे,
अभी हम ग्लोसरी को पढ़ रहे थे। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन हो गया था। इसके बाद है फाल्स ट्रांसमीटर। फाल्स ट्रांसमीटर कभी कभार ऐसा होता है कि जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो ट्रू न्यूरोट्रांसमीटर होता है, किसी नर्व एंडिंग से रिलीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल एड्रीनर्जिक नर्व एंडिंग से नोरेपेनेफ्रिन रिलीज हो रहा है, तो उसके साथ एक खराब सा एक फाल्स न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसके पास कोई इफेक्टिवनेस नहीं होती, लेकिन वो कुछ ना कुछ रिलीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्टापोमिन है। ठीक है, ऑक्टोपोमिन है। तो जो ऑक्टापोमिन है ये क्या है, ये को ट्रांसमीटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब ये पहली बात, ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एक्सेलरेटेड फॉर्म है, कुछ ज़्यादा प्रोग्रेसिव फॉर्म है। और ये एक्सेलरेटेड का मतलब आपको सडन साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। और सीवियर हाइपरटेंशन है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा राइज हो जाएगा और इसकी वजह से एंड ऑर्गन डैमेज हो जाए, तो एक्सेलरेटेड सीवियर हाइपरटेंशन है जिसकी वजह से एंड ऑर्गन वेसल्स को या एंड ऑर्गन को डैमेज होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। इसमें क्या क्या हो सकता है, किडनी के अंदर एंड ऑर्गन था, यानी किडनी के अंदर एंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है, रीनल डैमेज, इंसेफेलोपैथी, ब्रेन के अंदर रेटिनल हैमरेज, आइज़ के अंदर और हार्ट के अंदर अंजाइना हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक हो गया, तो ये आपको नजर आएगा इस जगह के ऊपर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए आप वेसोडाइलेटर, बीटा ब्लॉकर और डाययूरेटिक्स देते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जिसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, एक्सीलरेटेड फॉर्म है सीवियर हाइपरटेंशन की है। और इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि एंड ऑर्गन वेस्कुलर डैमेज देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल क्या क्या था, किडनी डैमेज, एंसेफेलोपैथी था, आइज़ के अंदर रेटिनल हैमरेज था, हार्ट के अंदर अंजाइना, स्ट्रोक, और इसके साथ साथ अंजाइना, स्ट्रोक, और हमने देखा था मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो उसके अंदर क्या क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर आपने याद रखना है NTF या NFT है, NFD वाला निमोनिक, नाइट्रोप्रोसाइड, फिनोल्डोपाम और डाइजॉक्साइड है। उसके साथ डायूरेटिक्स भी यूज़ करते हैं। क्या क्या यूज़ करते हैं डायूरेटिक्स में, फ्यूरोसिमाइड, यहाँ पे डायरेटिक मैंने लिखा हुआ है, और बीटा ब्लॉकर भी यूज़ करते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब है कि जैसे अपराइट पोस्चर किया तो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा ड्रॉप हो गया। ये किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है अल्फा ब्लॉकर्स के अंदर। अब ऐसा होता क्या कि नॉर्मली जब हम खड़े होते हैं, जब हम सिटिंग पोजिशन से स्टैंडिंग पोजिशन में जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर थोड़े, जो हमारा वीनस पूलिंग देखने को मिलती है लोअर लिम्ब के अंदर, तो ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए तो कम होता है, लेकिन फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आपने अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, जो आर्ट्रियोल्स के ऊपर, विनियोल्स के ऊपर पड़े हुए होते थे, तो फिर होगा क्या, इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होगा वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीनस पूलिंग ज़्यादा होगी है, वीनस रिटर्न कम से कम होगा और टीपीआर कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, बीपी ड्रॉप हो जाएगा। तो बीपी अगर ड्रॉप हो जाए अपराइट पोस्चर की वजह से, तो उसको ऑर्थोस्टैटिक या उसको पोस्टुरल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। इसके बाद है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर का मतलब है जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे जाके ड्रग्स काम करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर किसी ने जो उसके स्टोरेज को ब्लॉक कर देना, तो उसमें आती है रिजर्पिन, आती है रिजर्पिन, ये रिजर्पिन है स्टोरेज के लिए, ये रिजर्पिन है, और इसकी रिलीज़ के लिए गुआनिथिडीन होती है। तो जो नर्व टर्मिनल पे जाके काम करती है वो होती है हमारी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर। ठीक हो गया, इसके बाद है रीबाउंड हाइपरटेंशन। रीबाउंड हाइपरटेंशन, ठीक हो गया। कभी कभार ऐसा होता है कि हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जैसे ही एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज़ छोड़ दिया तो रीबाउंड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन वापस आ जाती है। तो इसको बोलते हैं हम रीबाउंड हाइपरटेंशन। और रीबाउंड हाइपरटेंशन क्लोनिडीन की तरह देखने को मिलती है। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया का मतलब है कि अगर आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इस्तेमाल किया है तो इसकी वजह से कंपनसेटरी इंक्रीज होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी और टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। सेकेंडरी हाइपरटेंशन बता चुका हूँ। स्टेप्ड केयर, स्टेप्ड केयर का क्या मतलब है, स्टेप्ड केयर का क्या मतलब है कि जो जब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले इनिशियली आप क्या करोगे, मोनोथेरेपी करोगे। सबसे पहले एक ड्रग दोगे डायूरेटिक, और फिर आहिस्ता 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 ड्रग ऐड करते रहोगे। सबसे पहले डायूरेटिक दोगे, फिर इसके बाद एंजियोटेंसिन इनहिबिटर ऐड करोगे, फिर सिम्पैथोलिटिक, फिर वेसोडाइलेटर। तो इसकी तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप डायूरेटिक यूज़ करोगे, डायूरेटिक यूज़ करोगे, इसके बाद आप यूज़ करोगे एंजियोटेंसिन इनहिबिटर, ये वाले एंजियोटेंसिन इनहिबिटर, फिर इसके बाद आप यूज़ करोगे सिम्पैथोलिजिक या सिम्पैथोलिटिक, और लास्ट में आप वेसोडाइलेटर। तो ये पूरी तरतीब होती है, इसको बोलते हैं स्टेप केयर कि आहिस्ता 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 जाना। सिम्पैथोलिटिक या सिम्पैथोप्लेजिक का क्या मतलब है, ऐसे ड्रग्स जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्शन को अपोज करती हैं, इनको बोलते हैं सिम्पैथोलिटिक या सिम्पैथोप्लेजिक। अब हमने वन बाय वन पढ़ना है ड्रग्स को। तो पहले हमारी डायूरेटिक्स है।
डायूरेटिक्स होती हैं। अब जो डायूरेटिक्स है, डायूरेटिक्स ने क्या करना है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर देना। ब्लड प्रेशर को कैसे कम करेगी, एंटी हाइपरटेंसिव क्यों है, क्योंकि इन्होंने ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस कर देना। सबसे पहला इफेक्ट क्या है, ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस कर देना। दूसरा, इनका डायरेक्ट वेस्कुलर इफेक्ट भी होता है। मिसाल के तौर पर कुछ डायूरेटिक्स होती है, थायजाइड होती है, इन्होंने डायरेक्ट वेसल्स के ऊपर जाके उनकी वेसोडाइलेशन करवा देनी है। तो ये डायूरेटिक्स होती है, हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है, वो होती है थायोजाइड और लूप डायूरेटिक्स। थायोजाइड डायूरेटिक्स में आती है क्लोरथैलिडोन और हाइड्रोक्लोरथायोजाइड, क्लोरथैलिडोन और हाइड्रोक्लोरथायोजाइड, और लूप डायूरेटिक्स में फ्यूरासिमाइड बताई हुई है। अब जो थायोजाइड डायूरेटिक्स है, किस टाइप की हाइपरटेंशन के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। जो थायोजाइड होती है वो माइल्ड टू मॉडरेट, क्या अगर किसी को माइल्ड या मॉडरेट हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर थायोजाइड इस्तेमाल करेगा। लेकिन सीवियर हाइपरटेंशन है तब उसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लूप डायूरेटिक्स। या अगर हाइपरटेंसिव एमरजेंसी है, हाइपरटेंसिव एमरजेंसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो वेसोडाइलेटर में नाइट्रोप्रोसाइड, फिनोल्डोपाम, एनडीएफ का बताया था, डाइज़ोक्साइड बताया था, डाइज़ोक्साइड, ठीक हो गया, ये इस्तेमाल करते थे। तो डाइज़ोक्साइड क्या है, डाइज़ोक्साइड क्या करना, हाइपरपोलराइजेशन करा देनी है मिनी ऑक्सीडल की तरह। इसी के साथ साथ जो डायरेटिक्स फ्यूरासिमाइड यूज़ होते हैं और बीटा ब्लॉकर यूज़ होते हैं। तो ये दोबारा भी आएगा, आपका दोबारा भी पूछूंगा, ठीक हो गया। तो ये थायोजाइड की और लूप डायरेटिक्स की क्या हो गया, क्लिनिकल यूज़ हो गया। अब इनका कंपनसेटरी रिस्पॉन्स ना होने के बराबर होगा, ना होने के बराबर होगा। कहते हैं कि जब थायोजाइड डायरेटिक्स देते हैं तो थायोजाइड डायरेटिक्स देने की वजह से क्या होगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देखने को मिलेगा। जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन होता है वो थोड़ी डोसेज के ऊपर ज़्यादा देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू मैक्सिमल डायूरेटिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल के जो थायोजाइड डायूरेटिक्स होती हैं उसको डायूरेसिस एक्शन के लिए 5 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन के लिए तकरीबन 2 मिलीग्राम, तो कम चाहिए एज कम्पेयर टू डायूरेसिस, ठीक हो गया। अब थायोजाइड डायूरेटिक्स को हमने यहाँ से तो देख लिया, अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं डायूरेटिक्स को। तो थायोजाइड डायूरेटिक्स से दो इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरथायोजाइड और क्लोरथैलिडोन, जबकि लूप डायूरेटिक फ्यूरासिमाइड लिखी हुई है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, जबकि फ्यूरासिमाइड लूप डायूरेटिक्स है तो ठीक है, सेंडिंग लिंब ऑफ लूप और फैनले के ऊपर 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देना। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हाइपरटेंशन यहाँ पे लिखना चाहिए था सीवियर हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जबकि सॉरी मैं उल्टा कर दिया, सीवियर हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इसमें था, जबकि यहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन है, उसके साथ माइल्ड एडिमा है। और इसके यहाँ पे क्या क्या हार्ट फेलियर के अंदर भी इस्तेमाल होती है, कौन, फ्यूरासिमाइड, ठीक है। एडिमा के अंदर भी इस्तेमाल होती है, हाइपर कैल्सीमिया के अंदर, क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन करवा देती है, जबकि हाइपर कैल्सीयूरिया के लिए इस्तेमाल होती है थायोजाइड डायरेटिक्स। तो हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, क्या हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल होती है फ्यूरासिमाइड, भी देख लेते हैं हार्ट फेलियर के अंदर। अब हम हार्ट फेलियर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर अगर हमने हार्ट फेलियर वाला निकाल लिया तो यहाँ पर हार्ट फेलियर वाले चैप्टर के अंदर नजर आ रहा होगा डायूरेटिक्स, इसमें भी लिखा होगा फ्यूरासिमाइड। तो हार्ट फेलियर के अंदर फ्यूरासिमाइड लूप डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। स्पाइनोलैक्टोन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एपिलेरोनोन ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फ्लोजिन्स है, ग्लिफ्लोजिन है, डोपाग्लिफ्लोजिन है, ये भी यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब जो यानी हार्ट फेलियर के अंदर कौन कौन से इस्तेमाल हो रही है, लूप डायूरेटिक्स और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जबकि हाइपरटेंशन के अंदर थायोजाइड डायूरेटिक्स और हमारी इस्तेमाल हो रही है फ्यूरासिमाइड। एडिमा के अंदर भी ये दोनों इस्तेमाल हो रही है, जबकि ये हाइपर कैल्सीरिया के लिए और ये हाइपर कैल्सीमिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इनकी फार्माकोकाइनेटिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये देख लेना ओरली इस्तेमाल करते हैं। टॉक्सिसिटी क्या है, अब चूंकि यहाँ पे होगा हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि पोटेशियम को लॉस करवाना शुरू कर देगी, सोडियम लॉस होगा, पोटेशियम भी लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। हाइपर ग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलेगा और हाइपर लिपिडीमिया भी देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। ये जिसकी वजह से होता है थायोजाइड डायूरेटिक्स की वजह से होता है, जबकि फ्यूरासिमाइड की वजह से हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया को ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम, ऑटोटॉक्सिटी के जो ऑटो का मतलब है एयर, तो एयर के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, इसकी वजह से जो डेफनेस हो सकती है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, हाइपोक्लीमिया तो दोनों में होगा ही होगा। तो यह तो हो गया डायूरेटिक्स। अब इसके बाद हमने देखना सिम्पैथोप्लेजिक वाला। सिम्पैथोप्लेजिक ऐसी ड्रग्स होती है जिन्हें हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को एंटागोनाइज करना है, ब्लॉक करना होता है, ठीक हो गया। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करना है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के किसी भी फंक्शन को ख़राब कर सकती है, मतलब कहते हैं वीनस टोन को भी आल्टर कर सकते हैं, हार्ट रेट के ऊपर जाके हार्ट रेट को भी कम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को भी कम कर सकती है, कार्डिक आउटपुट को भी कम कर सकती है, या फिर टीपीआर को भी कम कर सकती है। लेकिन जो सिम्पैथोप्लेजिक है इनका आपको कंपनसेटरी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, सिवाय एक के, उसका नाम है बीटा ब्लॉकर।
तो किन 5 जगह किन जगहों पर जाके काम करके इसने काम कर देना है, वेन्स के ऊपर जाके काम करना है, वेनस नोड को काम कर देना है, हार्ट के ऊपर हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को काम कर देना है, कार्डियक आउटपुट को काम कर देना है, और टीपीआर को कम कर देना वेसल्स के ऊपर, ठीक है, स्पेसिफिकली आर्टरियोल के अंदर। तो सबसे पहली है वो है बैरोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट की। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो बैरोरिसेप्टर के सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। मतलब अगर थोड़ा सा बीपी ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक एक्शन देखने को मिलेगा, उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो उसके वजह से होता क्या है, उसकी वजह से बीपी कम होना शुरू हो जाएगा। कौन कौन सी ड्रग्स होती है, विराट्रम एल्कोलाइड्स होती हैं, VA आपने इसको याद रखना है। तो ये क्या करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के आउटफ्लो को ब्लॉक कर देती है और वेगल टोन को बढ़ा देती है, लेकिन ये टॉक्सिक होते हैं और ये यूज़ नहीं करते। सिम्पैथोप्लेजिक्स होती हैं ऐसी ड्रग्स जिनने हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर जाके काम करना होता है, CNS के ऊपर जाके काम करना होता है, स्पेसिफिकली जो हमारे वेजोमोटर सेंटर है, तो वहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर पड़े हुए होते हैं। जब अल्फा 2 रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है, स्पेसिफिकली जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है जिसमें वेजोमोटर सेंटर से निकलना है, उसकी इनहिबिशन देखने को मिलती है। अब चूंकि ये ड्रग ओरली देते हैं तो ये सीएनएस के अंदर तो एंटर हो जाती है, लेकिन जो होती है क्लोनिडीन होती है वो एक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन जो मिथाइल डोप है वो प्रो फॉर्म है, प्रो ड्रग है। प्रो का मतलब होता है कि पहले उसने ब्रेन में जाने के बाद उसने कन्वर्ट होना है मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन के अंदर, तभी जाके अपना काम करती है। क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा इन्होंने अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करके प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ब्लॉक कर देना। तो ये ब्लड प्रेशर को कम कर देगी, कैसे, कार्डियक आउटपुट को कम कर देगी, वैस्कुलर रेजिस्टेंस को ब्लॉक कर देगी। बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्शन की वजह से होती थी। मेन कंपनसेटरी रिस्पॉन्स क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो साल्ट और वाटर रिटेंशन है। लेकिन कहते हैं कि जब हम क्लोनिडीन को छोड़ते हैं तो क्लोनिडीन को छोड़ने की वजह से क्या होगा, क्लोनिडीन को छोड़ने की वजह से क्या होगा, रीबाउंड हाइपरटेंशन हो जाएगी। रीबाउंड हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जब आप इस ड्रग को छोड़ोगे तो हाइपरटेंशन वापस आ जाएगी, वापस ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको क्या करते हैं, रीबाउंड हाइपरटेंशन को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, या तो क्लोनिडीन को वापस देना शुरू कर देते हैं, या क्लोनिडीन के साथ क्या देना शुरू कर देते हैं, अल्फा ब्लॉकर देना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम है फेंटोलामीन है, फेंटोलामीन अल्फा ब्लॉकर, ठीक हो गया। जो मिथाइल डोपा है, मिथाइल डोपा का क्या हमें देखने को मिलती है टॉक्सिसिटी, तो मिथाइल डोपा का लिखा होगा कि हिमेटोलॉजिकल इम्यूनोटॉक्सिसिटी करवा देती है, यानी ये जो अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाले जाए तो ये आरबीसीज की एग्लूटिनेशन करवाना शुरू कर देती है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोम्स टेस्ट, और इसकी वजह से हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। दोनों ड्रग्स की वजह से सिडेशन होता है, लेकिन मिथाइल डोपा की वजह से सिडेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। मिथाइल, ठीक है, मिथाइल इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा होता है। कहते हैं कि जो मिथाइल डोपा है वो किडनी के फंक्शन को प्रोटेक्ट करती है, और इसको हम प्रेगनेंसी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डैट इज़ वाई दिस इज़ यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सेंट्रली एक्टिंग कौन कौन सी थी, क्लोनिडीन थी और मिथाइल डोपा थी। क्लोनिडीन अल्फा 2 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती थी सीएनएस के अंदर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ब्लॉक को, आउटफ्लो को ब्लॉक करती थी, जबकि मिथाइल डोपा प्रो ड्रग है, पहले मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन के अंदर कन्वर्ट होती है फिर। अब ये जो क्लोनिडीन है, क्लोनिडीन इस्तेमाल होती है माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर, ठीक हो गया। और बाज़ औक़ात क्लोनिडीन को इस्तेमाल करते हैं ओपिएट विथड्रॉल के अंदर, क्योंकि जब ओपिएट को छोड़ते हैं तो फिर विथड्रॉल सिंड्रोम, एब्स्टिनेंस सिंड्रोम आ जाता है। और इसको मिथाइल डोपा स्पेसिफिकली जो हाइपरटेंशन होती है प्रेगनेंसी के अंदर, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इनकी टॉक्सिसिटी क्या होगी, दोनों के अंदर सिडेशन होगी, ठीक है, लेकिन क्लोनिडीन के हवाले से क्या होगा, रीबाउंड हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी, और जबकि मिथाइल डोपा का क्या होगा, हिमोलिटिक एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है, हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, जिन्होंने गैंग्लिया पे जाके काम करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होगा, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की है, तो ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है। तो ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर जाके कौन सी ड्रग्स काम करती है, हेक्सामिथोनियम और ट्राइमेथाफेन है, ट्राइमेथाफेन है। अब इनके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो हेक्सामिथोनियम है वो ऑब्सोलेट है, मतलब आप इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करती है, गैंग्लिया के ऊपर, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के ऊपर पड़े हुए होते हैं निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर्स होती हैं, उनको ब्लॉक कर जाती है, और ये तमाम एएनएस के ट्रांसमिशन को ब्लॉक करती है, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो। इसके क्या क्या देखने को मिलते हैं, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो गया तो उसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ब्लड वीगन है, सेक्सुअल डिसफंक्शन देखने को हो सकता है, ठीक हो गया। जो ट्राइमेथाफेन है, ट्राइमेथाफेन ये भी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि मेकामाइलामीन है ये तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, सीएनएस के अंदर एंटर हो जाती है। अब आपने देखना है कि जो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, किसका हमने देखना था,
हेक्सामिथोनियम का। तो हेक्सामिथोनियम की वजह से क्या क्या होता है, सीएनएस के ऊपर क्या होगा, गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स का। तो सीएनएस के ऊपर एंटी निकोटिनिक एक्शन की वजह से क्या होगा, निकोटीन की जो क्रेविंग होगी, मतलब जो निकोटीन की जो डिमांड होती है, सिगरेट के अंदर निकोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो निकोटीन की डिज़ायर काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं टॉरेट सिंड्रोम। तो उसको आप ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं मैकामाइलेमीन ही यूज़ करते हैं। आई के अंदर क्या होता है, आई के अंदर मॉडरेट मिडरियासिस होना शुरू हो जाएगी और साइक्लोप्लेजिया हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो उसने अपोज किया है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ठीक है। ऊपर उसने निकोटीन रिसेप्टर को ब्रोंकाई के अंदर क्या होगा, ब्रोंकाई के अंदर ये ब्रोंको डायलेशन करवा देती है, मतलब यहाँ पे भी ये पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर रही है। जीआईटी के अंदर मोटिलिटी को, मतलब यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर रही है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, तो जेनिटो यूरिन ट्रैक्ट यहाँ पे भी आके वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही है। जेनिटल सिस्टम के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, इरेक्शन भी कम हो जाएगी और इजैकुलेशन भी कम हो जाएगी। इजैकुलेशन सिम्पैथेटिक के ब्लॉक की वजह से, इरेक्शन होती है पैरासिम्पैथेटिक के ब्लॉक की वजह से। हार्ट के ऊपर क्या होगा, हार्ट के ऊपर भी है क्या करेगी, ये हार्ट के ऊपर ये हमारे जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके एक्शन को ब्लॉक कर रही है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक कर रही है। तो फिर आपको क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, और रिडक्शन इन द फोर्स। टैकीकार्डिया वो क्या होगा, टैकीकार्डिया ये कंपनसेटरी होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसमें भी पैरासिम्पैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक, भी पैरासिम्पैथेटिक, इसमें भी सिम्पैथेटिक आ जाएगा, इसमें भी सिम्पैथेटिक आ जाएगा, वेसल्स के ऊपर भी सिम्पैथेटिक आ जाएगा, ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन है, ग्लैंड्स के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर, जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट, हार्ट और वेसल्स, इनके ऊपर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को अपोज करना शुरू कर देती है। जो मैकामाइलेमीन है वो इस्तेमाल होती है निकोटीन की क्रेविंग को कम से कम करने के लिए और टॉरेट सिंड्रोम को ठीक करने के लिए। तो ये हमने पढ़ लिया गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। इसके बाद है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल ब्लॉकर, ठीक हो गया। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या करती है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन पर जाके काम करती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन, ठीक है। तो वो जाके क्या करेगी वहाँ पर, या तो वो करवा सकती है इनके स्टोरेज को ब्लॉक कर सकती है, या फिर उनकी रिलीज को ब्लॉक कर देगी, गोनाथिडीन हो गया, गोनाड्रिल हो गया, ठीक हो गया, ये काम कर सकती है। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी यूज़ कर सकते हैं हाइपरटेंशन के अंदर। अब होगा क्या, अब रिज़रपिन अगर यूज़ कर लिया है और गोनाथिडीन यूज़ कर लिया है, तो इनका कंपनसेटरी रिस्पॉन्स क्या होगा, साल्ट और वाटर, ये होगा साल्ट और वाटर रिटेंशन होगी। चाहे आप रिज़रपिन यूज़ करें, चाहे आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, ठीक है। इसकी वजह से साल्ट और वाटर रिटेंशन आना शुरू हो जाएगी। अब हम इसके यहाँ से देख लेते हैं, रिज़रपिन अगर यूज़ कर लिया, रिज़रपिन करते क्या, वेसिकुलर पंप को ब्लॉक कर देती है, VMAT, जिसकी वजह से स्टोरेज ब्लॉक हो जाती है, ठीक हो गया। तो जो रिज़रपिन है हाइपरटेंशन के अंदर ऑब्सोलेट है, मतलब अभी इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन ये हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर, वो हमने बाद में पढ़ना है, हंटिंगटन डिजीज़, ठीक हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, सीडेशन आना शुरू हो जाती है और सीवियर साइकेट्रिक डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ज़्यादा डोज में देते हैं। गोनाड्रिल क्या करती है, रिलीज को बढ़ा देती है, और उसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो जाएगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन देखना, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन तो एक यहाँ से हो रहा था, इसकी वजह से हो रहा था, इसकी वजह से भी, और प्राजोसिन की वजह से भी, लेकिन ज़्यादा होता है प्राजोसिन की वजह से। फिर इसके बाद आता है इनकी गोनाथिडीन और हेक्सामिथोनियम। यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी यूज़ करते थे, कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर किस तरह से करते थे, कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर किसी फाल्स ट्रांसमीटर को, जिसको हम कहते थे ऑक्टोपामीन है, ऑक्टोपामीन को रिलीज करवाना शुरू कर देते हैं। ऑक्टोपामीन क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन के साथ रिलीज होता है, जब सिंपैथेटिक नर्व की स्टिमुलेशन होती है तो ये थोड़ा बहुत रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये भी इसको हम यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑब्सोलेट है, किसी काम का नहीं होता। लेकिन अगर उसको हमने ज़्यादा ले लिया मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को, तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का काम है मोनोअमीन ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देना, जिसकी वजह से टूटेगा नहीं नॉरएपिनेफ्रिन, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस आना शुरू हो जाएगा, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी भी देखने को मिल सकती है, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है टेरामीन, टेरामीन का कहता है टेरामीन की बायोअवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि इसको मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर तोड़ देते हैं। और टेरामीन होता है फर्मेंटेड फूड के अंदर, लेकिन अगर फर्मेंटेड फूड ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी ले रहे हैं, तो टेरामीन काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, हायर बायोअवेलेबिलिटी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी देखने को मिलेगा। दैट इज वाई दे आर नॉट यूज इन हाइपरटेंशन, लेकिन वो सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यूज होते हैं।